बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुमैसा है। मैं एक पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी उम्र अब 30 साल है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। बहुत नाज और लाड से मुझे मेरे अब्बा ने बड़ा किया। मैंने जो चाहा वो पढ़ाया, जिस कपड़े पर हाथ रखा वो लेकर दिया। कभी घर में किसी ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। हमारे ख़ानदान में कोई भी लड़की मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, बल्कि कुछ तो कभी स्कूल भी नहीं गई थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं बहुत सारा पढ़ूं। सब लोग जान लें कि एक आम आदमी की बेटी भी पढ़ सकती है। मैंने एफए किया तो सब लोग हसद और रशक के जज्बात के साथ घर आए थे। कुछ ने तो अब्बा को मुबारकबाद दी कि करीम, इस दौर में तुमने बेटी को इतना आगे तक पढ़ाया है, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। लेकिन कुछ नाम नहाद बुजुर्गों ने आकर ये भी कहा कि लड़की ज़ात है, आगे पढ़ाओगे तो हाथ से निकल जाएगी और फिर एक दिन तुम्हारे चेहरे पर कालक मल कर चली जाएगी, फिर रहना हाथ मलते हुए। तब हम में से कोई हमदर्दी को आगे नहीं आएगा देखना। अब्बा ने इन सब की बातें सुनी और फिर रात को मुझे बिठाकर समझाया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा अब्बा तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा, जितना चाहो पढ़ो। और फिर अब्बा की यही बातें मेरे पैरों की जंजीर बन गई। मैं पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे माया लड़की थी। हर बंदा मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरे अब्बा की वो बातें ऐसी जंजीर थी कि मैं लड़कियों से भी घुल मिल ना सकी। मेरी पढ़ाई के साल गुजर गए थे। मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी थी। डिग्री मिलते ही कई नौकरियां आईं, लेकिन मैंने अपने घर में नाम भी नहीं लिया। खानदान में बस यही मशहूर था कि करीम की बेटी ने बहुत पढ़ा है। इन्हें मेरी काबिलियत और मकबूलियत की 1% भी भनक ना थी। मैंने अब्बा के सामने भी ये जिक्र नहीं किया था, वरना अब्बा सबके खिलाफ जाकर मुझे नौकरी भी करवा देते। मगर मैं हमेशा से यही देखती आई थी कि कभी अब्बा किसी से मेरी पढ़ाई के लिए झगड़ा मोल लेते तो कभी किसी को दलील देते। पढ़ाई के करने से तो सारा खानदान इन्हें छोड़ ही देता। मुझे मालूम है वो मेरे लिए ये भी सह लेते, मगर मैं खामोश रही। मुझे अब अब्बा को आजमाइशों में नहीं डालना था। मैं घर बैठी ही थी। खानदान से मेरे लिए रिश्ते आने लगे। मामू, चाचू, खाला, फुफ्फो सब ही कतार में थे। ये वही लोग थे जो कहते थे कि करीम की बेटी हाथ से निकल रही है। आज वही मेरे लिए हाथ फैलाए खड़े थे। अब्बा ने बहुत सोचा समझा और फिर इनमें से किसी के घर भी रिश्ता करने से इनकार कर दिया। पूरे खानदान में तो गोया भूचाल ही आ गया। सब लोग अब्बा के ऐसे खिलाफ हुए कि इनका बाइकाट तक करने का फैसला कर लिया। अब्बा बहुत परेशान हुए। मैं इन्हें जिस आजमाइश से बचाना चाहती थी वो आ गई थी। मैं अब्बा के कदमों में बैठी और फिर अपना दामन इनके आगे फैला दिया। मैंने अब्बा से कहा कि मैं नहीं चाहती कि आप अब उम्र के इस हिस्से में जाकर मेरे लिए सबकी नाराज़गी मोल लें। आप मेरा रिश्ता जिससे चाहें कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं सारी उम्र ज़ुबान बंद करके सर झुकाकर गुजार दूंगी, लेकिन आपका सर झुकने नहीं दूंगी। आपने अगर गैरों में शादी कर दी तो सब यही कहेंगे कि करीम की बेटी को कोई पसंद था, देखा वो तरबियत ठीक ना कर सका। मैं तो एक बात कहकर उठाई, लेकिन अब्बा जाने किस कश्मकश में थे। और फिर उन्होंने 3 दिन बाद चाचू को हाँ का पैगाम भिजवा दिया। अब सब लोगों का रवैया ऐसा बदला था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं इसकी वजह भी जानती थी। इन्हें पता था कि लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करना चाहेगी तो सारी लक्ष्मी अपने घर ही आएगी। मैंने भी सबके इरादों को भांप लिया था और फिर मैं मजहर के संग रुखसत होकर अपने चाचू के घर आ गई। शुरू के दिन में चाची का रवैया मेरे साथ इतना अच्छा था कि मुझे यकीन नहीं आया कि ये वही चाची है जो मेरे किरदार पर बहतान लगाती थी। एक हफ्ता गुजर गया था जब मैं किचन में गई और खाना बनाने के लिए चीज़ें निकाली। एकदम चाची अंदर आई और मेरे हाथ से गोश्त का पैकेट पकड़ लिया और कहा कि अरे, तुम क्यों इस सब के झंझट में पड़ रही हो? लाडली इकलौती बहू हो तुम। बेटी से बढ़कर मैं तुम पर कोई भी सख्त जिम्मेदारियां नहीं डालूंगी।
तुम बस नौकरी की फिक्र करो। आज इनकी बात जुबान पर आ ही गई थी। जो इनकी जिद के पीछे थी। मैंने हैरानगी से इन्हें देखा और फिर झट से जवाब दिया कि मेरा तो नौकरी का कोई इरादा ही नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं, और मैं क्यों करूं भला। मज़र अच्छा भला काम तो कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर चाची की जल गई। इस दिन के बाद काम करने से मुझे किसी ने नहीं रोका, बल्कि जितना हो सकता मुझसे काम करवाया जाता था, ताकि मैं हिम्मत हार जाऊं और फिर इनका मुतालबा मान लूं। मैं इनके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नहीं बनना चाहती थी। सब ने बहाने बहाने से मुझे कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने सब की बात को मजाक में उड़ा दिया। इस तरह 2 साल गुजर गए और मेरी गोद में 2 जुड़वा बच्चे अदील और आमना आ गए। लेकिन अब भी यहाँ सबके दिलों में मेरे लिए वही नफरत थी जिसे वो फरामोश करने को तैयार नहीं थे। मैंने बहुत हद तक बर्दाश्त किया था। आज तक किसी के सामने उफ तक नहीं किया था। मुझे अब लगने लगा कि सब थम सा गया, और फिर मेरी जिंदगी में कोहराम तब मचा जब मज़हर मेरे सर पर सौतन ले आए। कुछ दिनों से वो सब लोग बाहर रहते थे, मुझे देखकर हंसते, लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। चाची दूसरी बहू ले आई थी जो नौकरी भी करती थी और मॉडर्न भी थी। सबा के आते ही चाची तो जैसे हवा में उड़ने लगी थी, और बच्चे तो पहले भी किसी गिनती में नहीं आते थे। सबा के आते ही मुझ पर काम का बोझ बढ़ गया था। वो महारानी अपने हिसाब से सोती जागती थी, किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी। शादी के तीसरे ही दिन वो अपने काम पर जा चुकी थी। अब तो जैसे कार बंद हो गया था। इसने बहुत माजरत की कि इसे छुट्टियां नहीं मिल सकती। वो तो माजरत कर रही थी, मगर मैं जानती थी कि चाची दिल ही दिल में कितनी खुश होंगी। महीना गुजर गया और फिर जैसे तैसे करे चाची के हाथ पर 5,000 रुपये रखे थे, जिसे देखकर उन्होंने तेवरी चढ़ाई और पूछा, बहू तुम्हारी तनख्वाह तो 30,000 है ना। इस पर सबा ने इत्मीनान से कहा कि 25,000 की मैं कमेटी डाल चुकी हूँ। बस वो कुछ महीनों में ख़त्म होगी तो सारी तनख्वाह घर आएगी। ये जवाब सुनकर वो मुतमिन हो गईं और अपनी लाडली बहू का गुण दोबारा गाने लगी। अब चाची को मेरा वजूद भी चुभ रहा था। मैं और मेरी औलाद घर में चलते फिरते भी इनकी आंखों को चुभते थे। बच्चों को तो अपने सामने देख लेती तो थप्पड़ मार देती। वो डर के मारे कमरे से ही नहीं निकलते थे। इतने सारे मजालिम के बीच में खुदा की करनी ऐसी हुई कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। मुझ पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। वो मुझे इस घर में देखकर करते थे, लेकिन कभी किसी ने कोई बात नहीं की, कहीं मुझ पर कोई सवाल ना उठ जाए। मैं 3 दिन बाद जब अब्बा का सोग मनाकर अपने घर वापस गई तो वहाँ मेरा जो थोड़ा बहुत सामान था वो बांधा जा चुका था। मैंने मदर की और अपनी सास की बहुत मिन्नतें की कि कभी इस घर में अपना हक नहीं मांगूंगी, लेकिन किसी भी पत्थर दिल को मेरी सदाओं पर रहम ना आया और फिर मुझे मेरे 2 मासूम फूलों के साथ घर से निकाल दिया गया। मैं रोती कर लाती वापस घर को आई थी। मेरे भाइयों ने मेरे सर पर हाथ रखा था और बिना कुछ कहे मुझे सीने से लगा लिया था, क्योंकि वो भी आज तक अपनी लाडली बहन पर ढाए जाने वाले जुल्म से अनजान नहीं थे। मुझे अब्बा के घर रहते 2 हफ्ते हुए कि मैंने अपने भाभीियों को बातें करते सुना कि अब इस महंगाई के दौर में ये और इसके बच्चे भी हम पर उम्र भर के लिए बोझ बनने आ गए हैं। भला ससुराल वालों को ही नौकरी करके खिला देती, यहाँ तो ना आकर हमारा सुकून बर्बाद करती। ये जुमले सुनकर मेरे दिल पर छुरियां चल गई थी और मैं सारी रात रोती रही। लेकिन फिर मेरे जहन में अगले ही दिन एक ख्याल आया। मैं बच्चे भाभी के पास छोड़कर बाजार का कहकर चली गई और अपनी सीवी शहर के बड़े कॉलेजों में दे दी। एमफिल की डिग्री और साथ चमकता गोल्ड मेडल मेरी अहमियत सबको बताने के लिए काफ़ी था। मैं खामोशी से घर आ गई थी और अगले ही दिन मुझे हर जगह से कॉल आने लगी। हर अदारा मुझे रखना चाहता था और फिर मैं
70,000 में इस शहर के सबसे बड़े अदारे के साथ मुंसलिक हो गई। सब घर वाले देखते ही रह गए, क्योंकि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो लड़की जो नौकरों की तरह अपने ससुराल में रही और बिल्कुल अपना आप मार दिया, इसे भी कोई हाथों हाथ ले सकता है। मैंने नौकरी लगते ही एक किराए का घर लिया था जो मेरे भाइयों के घर के करीब ही था। सब ने कहा कि क्या ज़रूरत थी अलग जगह रहने की, यहाँ तक कि भांजियों ने भी यही बात की, लेकिन मैं जानती थी कि वहाँ मेरी औलाद की इज्जत नहीं होगी, क्योंकि वो इनका घर नहीं था। मैं अलग रहने लगी और ऐसे ही कुछ सालों बाद मैं एक ज़ाती घर की मालिक हो गई। कुछ दिन कबल मेरा अस्पताल जाना हुआ, क्योंकि मेरी कोलीग बीमार थी। मैं वहाँ गई तो एक कमरे से मुझे कुछ जानी पहचानी आवाज़ें सुनाई दी। मैं ठठक कर रुक गई। वो तो मेरी सोतन और बिस्तर पर पड़ा नढाल वजूद मेरे शोहर मदर का था, जिन्हें फालज का अटैक हुआ था। चाची सबा के पैरों में बैठी थी और मिन्नतें कर रही थी कि मदर की दवाइयाँ मंगवा दे, वरना वो मर जाएगा। लेकिन सबा चेहरे पर सख्ती लिए बोली कि इतना वक्त आप लोग मेरे टुकड़ों पर पले हैं और अब ये खर्चे भी मैं करूं? ये कौन सा घर कुछ कमा कर लाते हैं, मरने दें। इसके अल्फाज सुनकर मुझे अपना वक्त याद आ गया था। जैसे ही सबा बाहर आने लगी, मैं एक तरफ हो गई और फिर वो चली गई। तब मैं अंदर गई जहाँ चाची बैठी रो रही थी। मैं गई तो उन्होंने सर उठाकर मुझे देखा और बेयकीनी से देखती रहीं, जैसे मेरे सामने आने की इन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि मैं कुछ भी कहती, चाची ने मेरे पाँव पकड़ लिए और रोना शुरू किया। वो ऊंची ऊंची मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने सपाट चेहरे के साथ इन्हें उठाया और फिर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब उन्होंने बताया। जैसे ही सब ने मुझे घर से निकाला, तब सब काम चाची और सबा पर आ गए थे। चाची की बूढ़ी हड्डियों में जान ही नहीं थी कि कुछ कर सकती। दूसरा, मैंने इन्हें ऐसी आदत डाल दी थी कि अब चाय भी बनाना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने सबा से कहा कि बेटा घर के काम भी करो, मुझे अकेली जान में इतनी हिम्मत नहीं रही। तब इसने कहा, मैं तो कमा कर लाती हूँ, मैं क्या करूँ? और जब काम वाली लगवाने का कहा तो कम तनख्वाह है का रोना रो लिया। मेरे जाते ही सब चाची पर आ पड़ा तो इन्हें एहसास हुआ था कि काम करने वाली लड़कियां असल में होती कैसी हैं। वो काम करती थी, लेकिन इन्हें जूते की नोक पर रखती थी। अब मदर को फालज का अटैक हुआ था और वो माजूर हो गया था। खुद से खाना खाना भी इसके लिए महाल था। चाची ने मुझे कहा मैं इन्हें माफ़ कर दूं और बच्चों के साथ वापस आ जाऊं। मैंने इनकी आंखों में देखा और फिर अपना वक़्त याद किया। एक लम्हे में फैसला हो गया था। मैंने अपने पर्स से 1 लाख निकाल कर इनके हाथ पर रखा और चली आई। अब भी मैं इनकी माहाना खर्चा भेज देती हूँ, क्योंकि सबा तो जा चुकी है, लेकिन कभी इनके घर नहीं गई, ना ही इन्हें माफ़ किया है, क्योंकि मेरी दौलत तो मेरे बच्चे हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।